हेलो एवरीवन, मैं स्टडी विद सपना में सपना। आज हम करेंगे 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके फर्स्ट पार्ट में हम इंडिया के माउंटेन्स के बारे में, प्लेन एरिया के बारे में हम कवर कर चुके हैं। आज हम इसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे पेनिसुला प्लेटू। पेनिसुला प्लेटू क्या होता है, पहले हम इसके वर्ड को समझते हैं। पेनिसुला प्लेटू यानी कि हमारे समझते में ये वर्ड जैसे जैसे ये हमारा इंडिया है, इंडिया का जो ये एरिया है वो जो तीन ओर से वाटर से घिरा हुआ है, यानी कि ऐसा एरिया जो तीन ओर से वाटर से घिरा हुआ उसको बोला जाता है पेनिसुला। और प्लेटू उसको बोला जाता है जो एक प्लेट की तरह होता है, यानी कि नीचे से तो ऊपर उठा हुआ होता है बट ऊपर से क्या होता है, फ्लैट होता है, तो उसको प्लेटू बोला जाता है। ये एक टेबल की तरह होता है तो इसको टेबल लैंड भी बोला जाता है। तो हमारे इंडिया का जो सर्दर्न पार्ट है, ये जो सर्दर्न पार्ट है ये हमारा क्या है, पेनिसुला प्लेटू। तो अब इसमें आगे हम नेक्स्ट करते हैं। जब देखो पेनिसुला प्लेटू क्या है, इसको एक टेबल लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, ये कौन सी जो इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, और ये किससे बना हुआ है, ये जो हमारे अफ्रीका का जो पार्ट है उसको गोंडवाना लैंड बोला जाता था। उससे एक छोटा सा टुकड़ा अलग होकर जब हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के पास आता है और हमारे इंडिया का सर्दर्न पार्ट बना देता है, और ये जो क्या है सबसे पुराना लैंड मास बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है पेनिसुला प्लेटू। और ये जो पेनिसुला प्लेटू है इसको हम गोंडवाना लैंड के जरिए हम समझते हैं। तो इसके लिए हम जो एक वर्ड को क्लियर करने के लिए हम एक मैप को हम देखते हैं। ये हमारा मैप रहेगा। ये हमारा मैप क्या है, पुराना है। इसमें क्या दिया गया है कि 250 मिलियन ईयर्स एगो, 250 मिलियन ईयर्स पहले क्या था, हमारी ईर्थ जो थी ना एक गोले के रूप में थी, यानी कि इसका जो लैंड मास था उसको था एक गोले के रूप में था, जिसको पेंजिया बोला जाता था। और इसके चारों तरफ जो था जो वाटर बॉडीज थी उसको पैंथालासा बोला जाता था। तो 250 मिलियन ईयर्स पहले जब इसमें अर्थक्वेक आई तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसके ऐसे ही 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, यानी कि 200 मिलियन ईयर्स के बाद क्या हुआ, जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो इसको बोला जाता है अंगारा लैंड, और इसके सर्दर्न पार्ट को बोला जाता है गोंडवाना लैंड। क्लियर है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसमें हुआ जब ये 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये फिर ये ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में जो है डिवाइड हुई, यानी कि इसका कुछ पार्ट जो है वो ईस्ट की तरफ गया और कुछ पार्ट जो है वेस्ट की तरफ गया, यानी कि 150 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि जुरासिक जो लैंड जो टाइम बोला जाता है उस टाइम पे, यानी कि ये हमारा अफ्रीका वाला पार्ट है। अफ्रीका वाला पार्ट है। फिर आता है हमारा 65 मिलियन ईयर्स एगो। 65 मिलियन ईयर्स एगो सबसे उस समय क्या हुआ जब ये लैंड मास है ना, ये देखो ये जो लैंड मास है ये अफ्रीका का ही पार्ट था। अब इसमें देखो पहले वाले मैप में दिखाता हूँ, ये जो देखो लैंड मास था ये गोंडवाना लैंड का जो पार्ट था ये अफ्रीका से जो है, ये हमारे अफ्रीका है, इससे अलग हुआ था। और थोड़े थोड़े आगे आगे जाते जाते ये क्या हुआ, जैसे एशिया की तरफ, यानी कि एशिया की तरफ जो है वो मूव करता गया। एशिया की तरफ मूव करने के बाद जैसे ही ये एशिया कॉन्टिनेंट से टकराए तो ये हमारे इंडिया का सर्दर्न पार्ट बन गया। और हिमालय का निर्माण भी ऐसे हुआ है, जैसे ये हमारा एशिया महाकॉन्टिनेंट है, जैसे ही ये एशिया से टकराया तो हिमालय में जो प्लेन एरिया था जो एलुवियल सोइल से बना होता है उसमें क्या फोल्ड पड़ गए थे। फोल्ड आने से क्या होता है, हमारा फोल्डेड जो है माउंटेन्स का निर्माण होता है, जिसको हम इस टाइम पे क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं। और ये सर्दर्न पार्ट जो अफ्रीका गोंडवाना लैंड से अलग होकर बना था, ये सबसे पुराना माना जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, गोंडवाना लैंड से टूटा हुआ पार्ट जो हमारे साउथ इंडिया का पार्ट है वो सबसे पुराना है। अब आपको ये क्लियर हुआ होगा कि गोंडवाना लैंड जो है वो हमारे इंडिया का जो है, इंडिया गोंडवाना लैंड से जो है अलग होकर बना है। द प्लेटू हैज़ बॉर्डर्ड सोलन वैली, इसमें जो काफ़ी है वो काफ़ी घाटियाँ पाई जाती है, हिल्स भी पाई जाती है, और इसको 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है, जिसको बोला जाता है सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेटू। यानी कि जो हमारा पेनिसुला प्लेटू है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा आता है दक्कन प्लेटू। ये मैं आपको एक मैप के जरिए बताती हूँ, पहले हम थोड़ा सा क्या है रीड कर लेते हैं। फिर आता है जो पेनिसुला प्लेटू है जो नॉर्थ जो है नर्मदा रिवर, इसके नर्मदा रिवर जो है इसके देखो हाईलैंड जो है हमारा सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेटू के बीच में क्या बहती है, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के नॉर्थ वाला पार्ट है वो कहलाता है हमारा हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, और जो साउदर्न वाला पार्ट है वो कहलाता है हमारा दक्कन प्लेटू। ठीक है, और इसमें कवरिंग मेजर एरिया ज़्यादातर किसके एरिया क्लियर करता है, ये मालवा प्लेटू।
ठीक है, जो किसके अंदर आता है, ये सेंट्रल हाईलैंड के अंदर आता है। और इसमें जो विंध्या जो रेंज है, विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, जो इसके साउथ में है, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड के जो साउथ में है विंध्याचल पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी जो इसके साउथ में है। और इसके नॉर्थ वेस्ट में है जो वो अरावली हिल्स है। ये मैं आपको एक मैप दिखाती हूँ, उसमें आप क्लियर कर सकते हैं। इस मैप में है, देखो ये है हमारा जो है, मैं बता रही थी आपको, पेनिसुला प्लेटू। ये पार्ट जो हमारा आता है पेनिसुला प्लेटू में, इसका जो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये हमारा आता है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा आता है हमारा दक्कन प्लेटू। और जो मालवा प्लेटू है ये इस पार्ट में आता है हमारा मालवा प्लेटू, यानी कि मालवा प्लेटू जो है वो सेंट्रल हाईलैंड के काफ़ी पार्ट को कवर करता है। और जो हमारी अरावली हिल्स है ये इसके वेस्ट में आती है, और नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स के जो इधर आती है ये हमारा आता है सेंट्रल हाईलैंड। और जो नर्मदा रिवर ये इन दोनों के बीच में से बहती है, नर्मदा रिवर इन दोनों प्लेट्यूज के, यानी कि इसको जब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो ये नर्मदा रिवर इन दोनों के बीच में बहती है। और जो विंध्याचल और सतपुड़ा रिवर है, जो हिल्स है वो इन दोनों के साइड में, एक सेंट्रल हाईलैंड्स में है और ये भी जो है वो सेंट्रल हाईलैंड में कवर करती है। तो ये हमारा जो है पेनिसुला प्लेटू का जो चार्ट है इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो पेनिसुला प्लेटू है, इसके जो वेस्ट में जो अरावली हिल्स आती है उसके वेस्ट में क्या है, सैंडी यानी कि मिट्टी वाली और रॉकी डेजर्ट है जो हमारे राजस्थान को कवर करता है। फिर इसमें रिवर जो है वो ड्रेनेज ऑफ द रीजन, नेमली इसमें ज़्यादातर मोस्टली रिवर कौन सी है, ये फेमस जो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। ये साउथ वेस्ट जो है वो नॉर्थ, यानी कि ये जो हमारा पेनिसुला प्लेटू है ये ऐसी रिवर है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है, यानी कि इनकी डायरेक्शन ऐसी होती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो रिवर्स है वो बहती है। प्लेटू से आगे जाकर ये जो है यमुना नदी में जो है वो मिल जाती है, और यमुना नदी जो है वो गंगा की जो है ट्रिब्यूटरी रिवर है। इनका स्लोप इस प्रकार है, इनका स्लोप किस प्रकार कह सकते हैं हम, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी कि इन पहाड़ियों का जो स्लोप है वो इस प्रकार बना हुआ है कि रिवर जो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो फॉलो करती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड विड्स आर द वेस्ट बट नैरो इन द, जो सेंट्रल हाईलैंड है वो ज़्यादातर वेस्ट की तरफ जो है वो कवर है, ईस्ट की तरफ वो है कम है, यानी कि वाइड, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड जो है हमारा, ये देखो मान लीजिए ये हमारा क्या है सेंट्रल हाईलैंड जो वेस्ट की तरफ ज़्यादा चौड़ा है और ईस्ट की तरफ जो है वो कम चौड़ा है, इसीलिए इनकी डायरेक्शन जो है वो स्लोप जो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, और ये वेस्ट में चौड़ा है और ईस्ट में जो है वो कम चौड़ा है। ये देखिए दी ईस्ट वार्ड जो है प्लेटू जो है लोकली, जो ईस्ट वास्ट में जो ईस्ट की साइड जो मैंने प्लेटू बताया आपको, ये इसको लोकली किस नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, यानी कि ईस्ट वाले पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक बुंदेलखंड और एक बघेलखंड के नाम से। नेक्स्ट आता है हमारा द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड। जो छोटा नागपुर प्लेटू है ये ईस्ट के पार्ट में है, जो क्या है दामोदर रिवर, जो दामोदर रिवर से जो इसकी सिंचाई करता है। फिर दक्कन प्लेटू जो है वो ट्रेंगुलर शेप में बना हुआ है, दक्कन प्लेटू जो है हमारा अभी बताया मैंने जैसे ये जो है ट्रेंगुलर शेप में बना हुआ है, इसके ऊपर जो है वो है हमारा सेंट्रल प्लेटू आता है, सेंट्रल प्लेटू के नीचे जो हमारा दक्कन प्लेटू है, और दक्कन प्लेटू जो वो ट्रेंगुलर शेप में बना हुआ है। और इस जो साउथ में जो रिवर है इसके साउथ में क्या है नर्मदा रिवर बहती है, लीज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा रिवर जो है वो इस नर्मदा रिवर के साउथ में जो है हमारा दक्कन प्लेटू है। फिर आता है हमारा द सतपुड़ा रेंज जो है वो, सतपुड़ा रेंज इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री बनाती है, ठीक है। महादेव, कैमूर हिल्स एंड मेकाल रेंज ईस्टर्न, और इसके ईस्ट में जो है वो ये जो है पहाड़ियाँ पाई जाती है, महादेव की, कैमूर हिल और मेकाल रेंज। फिर ये जो पहाड़ियाँ हैं रेंज इन द फिजिकल मैप इंडिया, हम फिजिकल मैप में इसको देख सकते हैं। दक्कन प्लेटू जो है वेस्ट में जो है वो ऊंचा है, इसकी स्लोप जो है जेंटल, ईस्ट की तरफ जो जेंटल है। अब इसमें दक्कन प्लेटू का जो मैं आपको स्लोप दिखाती हूँ, इसको एक मैप के जरिए दिखा रही हूँ मैं आपको। ये हमारा
दक्कन प्लेटू है। दक्कन प्लेटू में देखो ये दक्कन प्लेटू जो वो ट्रेंगुलर शेप में बना हुआ है और इसकी शेप, इसकी हाइट यहाँ पे ज़्यादा है और इसकी हाइट कम है, यानी कि इसकी स्लोप जो है ना वो इस डायरेक्शन में बनी हुई है, यानी कि यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती, क्योंकि इसका स्लोप ऐसे है तो नदियाँ भी इस साइड जाकर बहती है। क्लियर है। दक्कन प्लेटू का जो स्लोप है वो बिल्कुल जेंटल है। दक्कन प्लेटू का इसमें और बताया गया कि नॉर्थ ईस्ट, अब इसमें देखिए नॉर्थ ईस्ट दक्कन प्लेटू के बारे में हम बताते हैं कि इसकी स्लोप जो है वो हमारी ईस्टर्न वार्ड की तरफ है और जो ये बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ी है ना इसके जैसा हमें दिखाई देता है। तो लोकल जो लोग होते हैं ना उसको ये मेघालय के नाम से भी बोलते हैं। अब जैसे मेघालय में जैसी पहाड़ियाँ हैं वो अपने जो एरिया को मेघालय बोलते हैं, इसी प्रकार दक्कन प्लेटू के जो लोग हैं ना अपने एरिया को जो मेघालय बोलते हैं। और ये अलग होता है, ये किससे अलग होता है, छोटा नागपुर प्लेटू है, ठीक है। प्रीमिट हिल रेंज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, जो इसमें जो प्लेटू है छोटा नागपुर प्लेटू है। छोटा नागपुर प्लेटू जो हमारा जो इस डायरेक्शन में छोटा नागपुर प्लेटू, ये हमारा जो है वो दक्कन प्लेटू है, ये हमारा दक्कन प्लेटू है। दक्कन प्लेटू का ये पार्ट जो ट्रेंगुलर शेप में हो गया ये छोटा नागपुर प्लेटू है। छोटा नागपुर प्लेटू है जो वो ईस्ट तक भी फैला हुआ है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है। इसको हम जैसे फैला हुआ है उसको जो पहाड़ियाँ हैं मेघालय में जो पहाड़ियाँ हैं ना इसकी कुछ पार्ट जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू का भी पार्ट है उसमें। हाँ पार्ट है, इसको हम मैप के जरिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा जो है प्लेटू का पार्ट्स है। इसमें प्लेटू के पार्ट्स में देखिए ये हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है। छोटा नागपुर प्लेटू जो हमारा इस यहाँ पे ये क्या हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है। छोटा नागपुर प्लेटू का कुछ पार्ट्स जो है ना वो ये इतना एरिया छोटा नागपुर प्लेटू में आता है। ये जो एरिया आता है ये क्या आता है हमारा छोटा नागपुर प्लेटू, ये भी हमारे प्लेटू का पार्ट है। लेकिन इसकी कुछ पार्ट्स जैसे अर्थक्वेक आने की वजह से कुछ बहुत सालों पहले मिलियन ईयर्स एगो पहले ना क्विक आ गए थे, जिसमें से ये जो पार्ट है छोटा नागपुर प्लेटू का ये पार्ट है इनसे टूटकर अलग हो गया था। तो ये मेघालय का जो हमारे ईस्टर्न का मेघालय है ये प्लेटू है, इसकी 3 पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंतियाँ ये है ना ये भी हमारे छोटे नागपुर प्लेटू का पार्ट्स है। इधर जो हमारा हिमालय की रेंज आती है तो हिमालय की रेंज और प्लेटू जो है इधर जो है प्लेन एरिया नहीं है, तो ये जो प्लेटू और जो हिमालय है यहाँ पर आपस में जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट जो है ये हमारा देखो दक्कन प्लेटू हमने किया, ये हमारा सर्दर्न पार्ट है। ये जो पार्ट आता है इसका ये हमारा आता है वेस्टर्न घाट, ये आता है हमारा ईस्टर्न घाट। दक्कन प्लेटू के जो दोनों साइड ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जो घाट बने होते हैं उसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है ना वेस्ट डायरेक्शन में कोस्टल एरिया के जो है ना पैरेलल चलता है और ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न कोस्टल एरिया के पैरेलल चलता है। और ये जो है कॉन्टिन्यूस बने हुए हैं, यानी कि लगातार जो है वो कॉन्टिन्यू बने हुए हैं। और इनमें जो है अब जैसे ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये बीच में से जो है कुछ पहाड़ियों के बीच में रास्ते बने हुए हैं जिसको क्या बोला जाता है पास, जिसको बोला जाता है पासिस। तो इसके बीच में वेस्टर्न घाट में 3 पासिस बने हुए हैं, कौन कौन से, थार, भोर एंड पाल घाट। ये हम फिजिकल मैप में भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है हमारा ये काफ़ी ऊंचा है। ईस्टर्न घाट यानी कि वेस्टर्न घाट ऊंचा है, ईस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट ऊंचा है। इसकी एवरेज जो है वो 900 से 1600 मीटर के बीच है और अगेंस्ट, और ये जो ईस्टर्न घाट से ना 600 मीटर ज़्यादा ऊंचा है, ईस्टर्न घाट इससे 600 मीटर कम है। और इसकी हाइट वेस्टर्न घाट की हाइट इधर की हाइट जो है वो ज़्यादा है और ईस्टर्न घाट की हाइट जो है वो कम है। ईस्टर्न घाट जो है फ्रॉम ये कहाँ से कहाँ तक है, महानदी जो वैली, यहाँ पे जो महानदी वैली है वहाँ से लेके नीलगिरी की पहाड़ियों तक जो है वो ईस्टर्न घाट बना हुआ है। ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूस और इरेगुलर है, जो ईस्टर्न घाट है वो रेगुलर बना हुआ है, ठीक है। और ये नदियों द्वारा जो है वो ड्रेनेज किया हुआ बना हुआ है इन द, और वो क्या है नदियाँ जो है इसमें ईस्टर्न घाट की जो ये जो नदियाँ ईस्टर्न घाट की इधर है ना इसका स्लोप इधर है, ये नदियाँ हैं जो ये ईस्टर्न घाट में क्या है बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और वेस्टर्न घाट की जो रेन यहाँ पे जो रेन होती है वो क्या होती है, कम होती है, मॉइस्चर। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, ओरोग्राफिक रेन का क्या मतलब होता है। अब इस वर्ड में मैं आपको बताती हूँ कि ओरोग्राफिक रेन क्या होती है। अब जैसे ये एक पहाड़ी है, यहाँ पे जो मॉइस्चर इकट्ठा होता है बारिश होती है यहाँ पे, तो ओरोग्राफिक रेन एक ऐसी जो लिमिट हाइट आ जाती है जहाँ पर उसको बारिश
और ज़्यादा मॉइस्चर जो और ऊपर नहीं जा सकते, उनको बारिश जो है वो यहाँ पर करनी पड़ती है, यानी कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है इसी में, तो उसको बोला जाता है ओरोग्राफिक रेन। ठीक है, उसको बोला जाता है ओरोग्राफिक रेन। तो इसका वेस्टर्न जो स्लोप है, वेस्टर्न जो स्लोप है उस पर होती है ओरोग्राफिक, यानी कि ओरोग्राफिक रेन होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब जो ये हमारा जो वेस्टर्न घाट है, अभी मैं बताती हूँ, ये हमारा वेस्टर्न घाट है और ये इसकी पहाड़ियाँ हैं। इसकी जो इधर वाला स्लोप है ना, इधर होती है ओरोग्राफिक रेन। कौन सी होती है? ओरोग्राफिक। और जो ईस्टर्न पार्ट है ये जो है वो ड्रेन, यानी कि सूखा रह जाता है इधर की पार्ट, क्योंकि हाइट बढ़ने के साथ साथ बारिश वहीं पर हो जाती है और आगे बढ़ नहीं पाती, तो इधर का एरिया जो सूखा हो जाता है। और यहाँ पर जो बारिश होती है वो रिटर्निंग मानसून में, तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इधर पढ़ते हैं हम, ये क्या इसको बोला जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो होती है ओरोग्राफिक रेन बोला जाता है उसको। ये वेस्टर्न स्लोप पर होती है, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पर होती है। और वेस्टर्न घाट जो होती है वो डिफरेंट नाम से जाना जाता है, लोकल नेम जो है वो नाम से जाना जाता है। दी हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट जो है वो इंक्रीज होता है। अब वेस्टर्न घाट जो है ना, जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, नॉर्थ से जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाते हैं, तो वेस्टर्न घाट की जो हाइट है ना वो बढ़ती जाती है। तो इसमें काफ़ी जो है पहाड़ियाँ हैं वो इसके साउथ पार्ट में पाई जाती हैं, जैसे अनाईमुदी की पहाड़ियाँ, एनाईमुदी की पहाड़ियाँ होती है, दोदा बेटा की पहाड़ियाँ होगी, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ होगी। ये जो है ईस्टर्न घाट के जो है वो सर्दन में पार्ट में पाई जाती है। एनाईमुदी की पहाड़ियाँ 2695 मीटर हाइट है इसकी 2637 मीटर हाइट है। और महेंद्रगिरी की हाइट कितनी है? 1501 मीटर हाइट है। ये क्या है? जो हमारा सर्दन पार्ट है, यानी कि जैसे इधर हाइट बढ़ती जाती है नर्दन पार्ट की, सर्दन में बढ़ती है, तो ये जो पहाड़ियाँ ये इस साइड पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है, और इसमें और भी पहाड़ियाँ पाई जाती है, जिसमें इसमें सरवोरवी हिल्स, जायादी हिल्स, लोकल जो साउदर्न ईस्ट पार्ट है, यहाँ पे जो है बहुत सारी पहाड़ियाँ पाई जाती है। मोस्टली ये जो है नाम लिए जाते हैं ईस्टर्न घाट। फिर आता है लोकेट द फेमस हिल स्टेशन। इसके जो है ईस्टर्न घाट में जो फेमस हिल स्टेशन भी पाए जाते हैं, उदगा मांडलम, जो मांडलम है, उदगा मांडलम है, पॉपुलर जाना जाता है। ये तो ऊटी तो वैसे ही पॉपुलर आपको जान पता ही है। फिर आता है कोडाई कैनाल, ये जो हिल स्टेशन है काफ़ी फेमस है। वन ऑफ द फिर आता है नेक्स्ट फीचर जो आता है पेनिसुला प्लेटू। इसको पेनिसुला प्लेटू को जो ब्लैक सोइल के नाम से भी जाना जाता है। किस एरिया के नाम से? ये ब्लैक सोइल एरिया के नाम से जाना जाता है। इसको दक्कन ट्रैप बोला जाता है, दक्कन ट्रैप। इसको मैं आपको एक मैप में दिखाती हूँ कि दक्कन ट्रैप जो है वो किसको बोला जाता है। ये हमारे पेनिसुला प्लेटू का जो पार्ट है, ये इस एरिया को बोला जाता है दक्कन ट्रैप। क्या बोला जाता है? दक्कन ट्रैप। इस एरिया को दक्कन ट्रैप इसलिए बोले जाता है, जब गोंडवाना लैंड से इंडिया अलग हुआ था, ये पार्ट अलग हुआ था, तो ज़्यादातर एरिया जो ये जो पार्ट अलग होते होते ना एक ऐसे एरिया से गुजरा था कि वहाँ पर लावा मैग्मा जो है इसके जो अंदर के पार्ट में वो काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। वो जो मैग्मा लावा वो फूटने लगे, उसके बाद में यहाँ पे जो है वो कठोर चट्टानें बन रही। कठोर चट्टानें बनने के बाद यहाँ पर इरोजन हुआ इनका। इरोजन होने के बाद यहाँ पे जो लावा और मैग्मा जो चट्टानें जब इरोजन होती है तो उसका कलर क्या है? ब्लैक होता है। ब्लैक होता है, तो फिर यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल होती है वो इसी लावा एवं मैग्मा की जो इरोजन से बनी हुई है, जिसको बोला जाता है दक्कन ट्रैप। और ये दक्कन ट्रैप जो ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ये हमारे कॉटन की जो एग्रीकल्चर की जाती है, जो महाराष्ट्र का ज़्यादातर एरिया कवर करती है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा दिस इज़ द वोल्केनिक। और जो इसका जो दक्कन ट्रैप का जो मैंने अभी बताया कि किसके कारण हुआ था, ऑर्गेनिक वोल्केनो के कारण हुआ था, जिसमें अजीनियस रोग एक्चुअली क्या हुआ था, रोग जो थे ना वो टाइम टू टाइम जो कवर होते गए और रिस्पॉन्सिबल थे उसके लिए, किसके लिए? ब्लैक सोइल बनने के लिए क्या थे रिस्पॉन्सिबल? कौन थी? जो एक्जीनियस रोग थी वो थी। और एक्जीनियस रोग कहाँ से बनी थी? वो वोल्केनो से बनी थी। तो इसीलिए इसको बोला जाता है दक्कन ट्रैप। अब अरावली हिल जो है वो इसके वेस्टर्न पार्ट में है। नॉर्थ वेस्ट जो है वो इसमें पेनिसुलर प्लेटू है। और हाई इरोडेड हिल, यहाँ पर जो काफ़ी जो है वो हिल्स जो है वो इरोड, यानी कि ऊंची जो पहाड़ियाँ थी वो घिस घिस कर अब ये शेप जो बन चुकी है, ये शेप पहाड़ियों की, यानी कि इरोजन होने के बाद अरावली हिल्स जो है वो घिस कर जो है वो इतनी इरोडेड यानी कि इरोड हो चुकी है। ठीक है, और ब्रोकन हिल्स, और वो कैसी पाई जाती है? वो ब्रोकन, टूटी हुई, जैसे लगता है जैसे ये पहाड़ी जो है वो टूट चुकी है। इनका फेस ऐसा दिखाई देता है। दी एक्सटेंड वो गुजरात, और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये गुजरात से लेके दिल्ली तक बनी हुई है। और इसकी डायरेक्शन कैसी है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये हमारा जो इसकी डायरेक्शन ऐसी है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा इधर राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से
जो है दिल्ली तक, और इसकी डायरेक्शन होगी हमारी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। क्लियर है। नेक्स्ट हम करते हैं हम इंडियन डेजर्ट। अब हमने पढ़ा कि इसकी पेनिसुला प्लेटू के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट क्या है? अब इंडियन डेजर्ट कहाँ पर स्थित है? ये जो है वेस्टर्न यानी कि अरावली हिल्स, अभी मैंने आपको बताया कि अरावली हिल्स है, इसके जो वेस्ट पार्ट है, ठीक है, इसके वेस्ट पार्ट में कौन सा है हमारा? इंडियन डेजर्ट। इट इज़ एन इंडवेलिंग द सैंडी प्लेन, ये जो है वो सैंडी प्लेन यानी कि प्लेन एरिया है, बट सैंडी यानी कि मिट्टी से कवर है, ठीक है। यहाँ पे सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। सैंड ड्यून्स यानी कि मिट्टी के बड़े बड़े जो है वो ढेर पाए जाते हैं। सैंड ड्यून्स यानी कि सैंड ड्यून इस तरह बने होते हैं, देखो इस तरह से मिट्टी के जो है वो बड़े बड़े जो है डून्स बने होते हैं। डून्स यानी कि छोटे छोटे जो है मिट्टी के पहाड़ बने होते हैं, जिनको बोला जाता है सैंड ड्यून्स। क्लियर है। दिस रीजन कवर वेरी लो, यहाँ पे जो है वो बारिश जो है वो बहुत कम होती है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, मिनिमम कितनी 150 मिनिमम होती है यहाँ पे, पर एक साल में इतनी ही बारिश होती है। और यहाँ की क्लाइमेट कैसी है? एरिड। एरिड का मतलब होती है शुष्क मौसम, ठीक है। और यहाँ पर वेजिटेशन जो है वो बहुत कम होती है। और यहाँ पे स्ट्रीम यानी कि नदियाँ, नहरें, तालाबें, वो सब कैसी है? रेनी सीजन यानी कि बारिश के ऊपर जो वो डिपेंड करती है। फिर आता है सुन, वे क्या करते हैं? सेंड। अब यहाँ पे बारिश जो नदी नाले वो बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं? सैंड, यहाँ पे मिट्टी इतनी है कि वो ज़्यादा दूर तक पानी को बहाकर नहीं ले जा सकते, यानी कि मिट्टी जो इतनी सैंड ड्यून्स है कि पानी अगर नदियों में बहने लगता है तो क्या वो सोख लेती हैं, और वो पानी को समुद्र तक ले जाने में कामयाब नहीं हो पाते, रास्ते में ही वो रुक जाती है, यानी लुप्त हो जाती है। लूनी जो है वो राजस्थान की जो है सबसे बड़ी नदी कहलाती है, ठीक है। लूनी नदी है जो पहले अरेबियन सी में गिरने से पहले ही वो क्या है वो वहाँ पर लुप्त हो जाती है, यानी कि सैंडी एरिया जो है वो इसको सोख लेता है। अब यहाँ पे जो बोला गया बरखन, अब जैसे बोले थे कि बरखान, बरखान क्या होते हैं? यानी कि ये क्रीसेंट शेप, ये जो होते हैं ना ऐसे, ये बरखान, इनको क्या बोला जाता है? बरखान, यानी कि उल्टे यू, ठीक है। कवर, ये ज़्यादातर कवर एरिया को जो है वो कवर करते हैं। और लॉन्गिट्यूड ड्यून्स, और इनको जो इनकी लॉन्ग, लेकिन इनकी ड्यून्स की जो हाइट होती है ना वो भी ज़्यादा होती है। फिर आते हैं बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान, और ये ज़्यादातर इंडिया और पाकिस्तान की जो है वो बाउंड्री पर स्थित है। राजस्थान का जो हमारा लॉन्गिट्यूड जो है लेडून्स है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? इंडिया जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाया जाता है। अगर आप जैसलमेर गए हो तो आप वहाँ पर देखो कि वो वहाँ पर बहुत सारे जो है वो ब्रांचेज यानी कि बहुत सारे बरखान जो है वो बने हुए हैं, बहुत सारे जो है वो सैंड हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा दी कोस्टल प्लेन एरिया। कोस्टल प्लेन एरिया कहते हैं, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमने पेनिसुला प्लेटू पढ़ा, पेनिसुला प्लेटू के बाद इसके बाद में हमने पढ़ा वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। अब यहाँ पे प्लेन, कोस्टल प्लेन एरिया वो होता है जिसमें एक साइड जो है वो समुद्र एरिया है और दूसरी तरफ जो हमारा प्लेटू एरिया है। और इधर ये जो हमने पढ़ा अभी घाट, यानी कि घाट और जो समुद्र के बीच का जो प्लेन एरिया है उसको बोला जाता है कोस्टल प्लेन एरिया, ठीक है। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं। कोस्टल प्लेन एरिया जो है वो किस जो स्ट्रेच किस किस के बीच में? नैरो कोस्टल स्ट्रिप, यानी कि एक पतली पतली स्ट्रिप्स के रूप में फैला हुआ है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? देखो अरेबियन सी में, अरेबियन सी जो वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल जो ईस्ट में है, उनके साथ साथ जो है वो फॉलो करता है। वेस्टर्न कोस्ट जो है वो सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है, और ये एक नैरो प्लेन है। नेक्स्ट आता है हमारा इट्स 3 सीजन, और ये 3 यानी कि इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को जो है वो 3 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है। नॉर्थन पार्ट जो है ना उसको बोला जाता है कोकन, जो मुंबई से लेके गोवा तक है। अभी मैं आपको एक मैप के जरिए भी बताऊंगी आपको, ठीक है। और सेंट्रल स्टेट को बोला जाता है कन्नड़ प्लेन्स, और सर्दर्न पार्ट जो है वो इसका बोला जाता है मालाबार कोस्टल प्लेन्स। अब इसको मैं आपको एक मैप के जरिए भी आपको क्लियर करती हूँ। ये हमारा कोस्टल प्लेन एरिया, ये देखो ये हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे प्लेटू एरिया, ये देखो ये हमारा आता था प्लेटू एरिया, ठीक है। ये हमारा अरेबियन सी, ये हमारा बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल और जो ये हमारा ईस्टर्न वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, इसके बीच का जो ये प्लेन एरिया आता है ये हमारा आता है कोस्टल प्लेन एरिया। अब जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया है, वेस्ट की साइड का ये कोस्टल प्लेन एरिया है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 1, 2 एंड 3। यानी कि नॉर्थ सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोला गया कोकण, ठीक है। फिर इसमें कवर होता है हमारा महाराष्ट्र का जो एरिया है वो महाराष्ट्र,
ठीक है, गोवा ये एरिया कवर होता है, थोड़ा सा गुजरात का कवर होता है। अब फिर इसमें आता है कोंकण, इसमें महाराष्ट्र जो कर्नाटक वाला एरिया है वो इसमें कवर होता है। फिर आता है मालाबार, मालाबार में जो है केरल वाला जो कोस्टल प्लेन एरिया है वो कवर होता है। यानी कि वेस्टर्न जो प्लेन कोस्टल प्लेन एरिया इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें जो बीच बीच में पासिस बने हुए हैं, जो मैंने बताया था आपको, अब इस पहाड़ियों के बीच में जो पासिस बने होते हैं ना, थार घाट, बोर घाट एंड पाल घाट, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर आता है इसमें ईस्टर्न वाला, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया है जो बे ऑफ बंगाल और जो ईस्टर्न घाट है उसके बीच में जो जो प्लेन एरिया पाया जाता है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थन पार्ट एंड सदर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट है ना, इसको बोला जाता है नॉर्थन नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, और सदर्न पार्ट को बोला जाता है, इसको बोला जाता है कोरोमंडल, इसको बोला जाता है कोरोमंडल। क्लियर है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल, ये हमारा अरेबियन सी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा, अभी मैंने बताया आपको, जैसे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में अभी बताया ना मैंने, ईस्टर्न के बारे में बताया, लेवल के बारे में। नॉर्दर्न पार्ट इसका, उसको बोला जाता है नॉर्दर्न सरकार बोला जाता है, और सदर्न पार्ट को बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है। बड़ी बड़ी नदियाँ बहती है इसमें, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब कहाँ बहती है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया में बहती है, और जो है बड़े डेल्टा बनाती है। और जो वेस्टर्न घाट में जो कोस्टल एरिया में जो नदियाँ बहती है, नर्मदा, तापी, वो जो है वो डेल्टा नहीं बनाती, वो इंश्योरी बनाती है, इंश्योरी। ठीक है, तो इंडिया की 2 नदियाँ ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती, वो कौन सी नदियाँ, नर्मदा एंड तापी। ठीक है, और ईस्टर्न कोस्ट में क्या है, चिल्का झील, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न कोस्ट में चिल्का झील पाई जाती है, जो हमारे कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा। कौन सी स्टेट में पाई जाती है, ये उड़ीसा में। क्लियर है। और वेस्टर्न कोस्ट में भी जो है बहुत सारी जो है वो क्या है, जो झीलें, लेगून्स, इसको बोलते हैं लेगून्स। ठीक है, यानी कि खारी पानी की झीलें। ईस्टर्न पार्ट में भी बहुत सारे लेगून्स पाए जाते हैं। ईस्टर्न जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा लेगून्स कहाँ पाए जाते हैं, जो केरला जो स्टेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लेगून्स पाए जाते हैं। और ईस्टर्न घाट में जो लेगून्स या झील जिसको बोलते हैं वो कहाँ पाई जाती है, वो हमारी चिल्का झील। यानी कि एक ये क्वेश्चन भी इसमें पुट आउट होता है कि इंडिया की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, जो है वो हमारी चिल्का झील है, और जो कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा स्टेट में जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है, अब इसमें ये देखो, ये दिया भी हुआ है, देखो, चिल्का झील इज लार्जेस्ट सोल्ट वाटर है, इंडिया की सबसे सोल्ट वाटर है, और ये कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, और ये कहाँ है, महानदी जो डेल्टा है ना उसके साउथ में पाए, साउथ। ये डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है, ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा, अब हम पढ़ते हैं आइलैंड्स के बारे में। ठीक है, आइलैंड्स क्या हमारा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इंडिया के बारे में, जो एक बहुत बड़ा जो है कंट्री है, इसके मेनलैंड के बारे में। अब हम जो है 2 ग्रुप्स इसके क्या है, इंडिया के हैं, जो आइलैंड्स है उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये आप ग्रुप के बारे में आप पहले ही जानते होंगे। जो हमारा पहला ग्रुप है अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स। क्लियर है। अब इसमें जैसे आइलैंड, देखो पहले हम देखते हैं कि आइलैंड्स किसको बोलते हैं। आइलैंड्स एक ऐसा एरिया होता है, देखो ऐसा लैंड मास होता है जो चारों ओर से वाटर से घिरा हुआ होता है, उसको बोला जाता है आइलैंड्स। और मैंने आपको पेनिसुला भी बताया था। पेनिसुला किसको बोला जाता है, पेनिसुला एक ऐसा एरिया होता है जो 3 ओर से वाटर से घिरा होता है, और एक साइड जो होता है वो लैंड मास होता है, वो होता है पेनिसुला। और आइलैंड वो होता है जो चारों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ होता है। अब इसमें देखो, जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ, मालाबार कोस्ट और जो केरला में ना, मालाबार जो केरला में है, उसके जो है वो उसके पास में पाए जाते हैं। दिस ग्रुप आइलैंड कंपोज स्मॉल कोरल रीफ, कोरल आइलैंड, इसको दूसरा नाम भी है, इसको कोरल आइलैंड भी बोला जाता है। कोरल आइलैंड क्यों बोला जाता है, जो समुद्र में कोरल शिप्स पाई जाती हैं, कोरल जैसे कुछ जीव पाए जाते हैं जिसको कोरल्स बोला जाता है। जो कोरल जीव समुद्र में मर जाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर जमते जाते हैं ना, तो वो एक लैंड का रूप धारण कर लेते हैं, तो इसीलिए उसको बोला जाता है कोरल आइलैंड। ठीक है, तो पहले इसको बोला जाता है लक्कादीव, मिनिको, अमान दीव। ठीक है, लक्षद्वीप, मिनिदो, अमन दीव। ठीक है, 1973 में इनका नाम क्या रख दिया गया, लक्षद्वीप। यानी कि पहले इसको 3 नामों से जाना जाता था। ठीक है, लक्कादीव, मिनीदीव एंड अमीन दीव। अब इसको नाम से लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। और इसका एरिया देखो सबसे कम है,
32 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसकी जो कवरती आइलैंड है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड क्वार्टर, लक्षद्वीप का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसकी कवरती पर, ठीक है, कवरती द्वीप पर है। और इसकी जो कैपिटल है वो भी कवरती है, ठीक है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। और इसकी जो आइलैंड है ना, इसके ऊपर काफ़ी जो है फ्लोरा एंड फ्यूना, फ्लोरा जो जिसमें पेड़ों की बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है, फ्यूना जिसमें एनिमल्स की बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है, बहुत सारी पाई जाती है। फिर आता है इसमें जो पीटी आइलैंड्स है, वी चीज़ जो है उनइनहैबिटेड हैज़ द बर्ड सेंचुरी, यानी कि जो बर्ड सेंचुरी यहाँ पे जो मिनी आइलैंड सबसे छोटे जो पीटी आइलैंड्स है ना, इस पे जो बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। अब देखो इसमें कोरल के रूप में जो मैंने बताया आपको, कोरल क्या होता है, कोरल आइलैंड है ना ये लक्षद्वीप, कोरल क्या होते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोप जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो समुद्र में रहते हैं, ठीक है। फ्लोरिस्ट और सोलो जो मड फ्री, यानी कि मड जो कीचड़ में जैसे वार्म होते हैं, गर्म वाटर में उनको पानी की जरूरत होती है, टेम्परेचर की जरूरत होती है, वो क्या है मरते रहते हैं, ठीक है। कार्बोनेट की जो है उनकी कमी से वो बनाते कार्बोनेट के बने होते हैं। और कोरल स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनका एक स्ट्रक्चर स्केलेटन, यानी कि मरते हैं तो उनकी जो है जैसे ये कोरल आइलैंड इसमें है तो ये जो है मरते रहते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर फिर वो आ जाते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर वो फिर आ जाते हैं। इस प्रकार जो एक आइलैंड सा बन जाता है जो समुद्र के ऊपर दिखाई देने लग जाता है, उसको बन जाता है कोरल आइलैंड, ठीक है। उसको कोरल कोरल रीफ बन जाते हैं। सर्कुलेट्स और हॉर्स शेप में भी बन जाता है, ठीक है। इनकी शेप अलग अलग होती है। अब सबसे ज़्यादा जैसे बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ जो है सबसे बड़ा कोरल आइलैंड है, वो कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। जो जैसे ग्रेट बैरियर रीफ जो कोरल आइलैंड है वो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा, इधर से देखते हैं। अब हम देख सकते हैं जो चेन है आइलैंड की वो बे ऑफ बंगाल में भी एक बनी हुई है, बे ऑफ बंगाल में भी है, ठीक है, जो नॉर्थ से लेके साउथ तक है। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है दे आर, वो साइज़ में बहुत बड़े हैं और उनमें क्या संख्या भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वो ग्रुप जो है वो क्या है, टू ब्रॉड कैटेगरी में जो वो है डिवाइड है, टू कैटेगरी में डिवाइड है। और जो इसका नॉर्थन एंड जो नॉर्थन पार्ट है, निकोबार जो है वो साउथ में, अंडमान जो ऊपर वाला पार्ट है और निकोबार जो वो साउथ वाला पार्ट है। और जी वो आइलैंड्स है वो सब मैराइन माउंटेन्स, और इस पर काफ़ी जो है माउंटेन्स भी पाई जाती है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो है इसमें काफ़ी कंट्रीज़ भी है, इस आइलैंड्स में क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट से कंट्रीज़ भी है। और ग्रेट जो इस पे फ्लोरा एंड फ्यूना भी जो है वो काफ़ी ग्रुप में इसमें पाए जाते हैं। आइलैंड जो ये जो आइलैंड है इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक है। इसकी क्लाइमेट जो है वो इक्वेटोरियल, यानी कि इक्वेटर के पास जैसी क्लाइमेट पाई जाती है वो ऐसी क्लाइमेट पाई जाती है। और इस पर थिक फॉरेस्ट, यानी कि जंगल जो है वो बहुत घने पाए जाते हैं। इसको मैं एक आपको मैप में भी दिखाती हूँ कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। सबसे पहले हम लक्षद्वीप आइलैंड देखते हैं। ये हमारा देखो लक्षद्वीप आइलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा ज़रूर। ये हमारे इंडिया की जो है वो कोस्टल एरिया, ये देखो ये हमारे इंडिया का क्या है, कोस्टल एरिया। अभी दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो ये हमारे इंडिया का है कोस्टल एरिया, ठीक है। अब इसमें देखो छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं। ये देखो ये हमारा देखो कवरत्ती आइलैंड, ठीक है। ये चिरुम्यूम, ये अंद्रोह, ये किलान, यानी कि ये क्या है एक छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग बिखरे हुए हैं, ठीक है। बितरा अलग अलग क्या है, बिखरे हुए छोटा आइलैंड है। और ये कोरल आइलैंड कहलाता है। और इसके ये देखो ये जो इसके नज़दीक देखो कालीकट, ये मुंबई के पास आता है, ये हमारा कोचीन, ठीक है। ये हमारे आइलैंड्स है, ये हमारे जो है वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जो पोर्ट बने होते हैं वो हमारे इसमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, ये देखिए नेक्स्ट है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड, ये है हमारा अंडमान निकोबार, अंडमान, ठीक है। ये हमारा देखो ये भी थ्री पार्ट में दिखा रहे हो, अंडमान, नॉर्दर्न अंडमान, मिडल अंडमान, ठीक है, और ये सर्दर्न अंडमान। क्लियर क्लियर हुआ। अब इसमें निकोबार, निकोबार इसमें देखो ये नीचे है हमारा निकोबार, ये देखो ये हमारे निकोबार आइलैंड्स, ये हमारे क्या है निकोबार आइलैंड्स।
ये हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड। निकोबार में ग्रेट निकोबार आइलैंड्स ना, ये आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फ्लोरा फ्यूना काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और एक हमारा यहाँ पे इसका जो साउथ पार्ट है ना, बिल्कुल साउथ पार्ट, जो इंदिरा पॉइंट, ये हमारे इंडिया का क्या था, सर्दर्न पॉइंट जो था हमारा, जो 2004 में सुनामी जो आई थी उसमें हमारा डूब गया था। ठीक है, वो हमारा किस में था, निकोबार आइलैंड्स में। और वैसे पूछा जाए तो हम बोलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। क्लियर हुआ। तो ये हमारे क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये बे ऑफ बंगाल में पाए जाते हैं। और ये क्या है, लंबी डायरेक्शन के रूप में फैले हुए, ऐसे इस रूप में ये फैले हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिया की जो इंडिया में ना सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है। ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है, बैरन आइलैंड, जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, बैरन आइलैंड। ठीक है, जो निकोबार ग्रुप ऑफ अंडमान निकोबार ग्रुप जो है ना, उसमें बैरन आइलैंड पाया जाता है। उसमें सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है। नेक्स्ट आता है, इसमें हम डिटेल में पढ़ते, देखो ये डिटेल पढ़ते हैं ना, फिजियोग्राफी यूनिट हाईलाइट्स करते हैं यूनिक। ठीक है, फीचर्स ऑफ ईच रीजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हाँ, सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, रीजन में कंप्लीट जो है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंट्री कैसे बनी हमारी, नेचुरल रिसोर्स कैसे हमारे, अब इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इनमें डिटेल से पढ़ते हैं, रिसोर्स कैसे होते हैं। माउंटेन्स के बारे में हम, माउंटेन्स के यानी कि क्या है, वाटर का बहुत बड़ा रिसोर्स है। जंगल भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं, वेल्दी है, बहुत ज़्यादा घने पाए जाते हैं। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो जो जेनरिक ऑफ कंट्री जो कंट्री है वो हमारा जो है हार्ट कहलाता है हमारा, जो इसका नॉर्दर्न पार्ट, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता है। प्लेटू के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो शोर हाउस है, मिनरल इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जो सर्कुलेट इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में मिनरल पाए जाते हैं, उसी के ऊपर जो है इंडस्ट्री जो है वो डिपेंड करती है। कोस्टल रीजन के बारे में पढ़ चुके हैं, आइलैंड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो क्या है साइल्ड फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए फिजिकल जो फीचर्स है हमारे लैंड, ठीक है, फीचर जो पॉसिबल जो है वो काफ़ी डेवलप कर चुके हैं। ये हमारा जो है वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ओहो, हमारा तो चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।